गई फिर हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ने का एक अलग तरीका अपनाते हैं और प्रयास करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जो जन्म हुआ वो 1869 में और ये जो मृत्यु ये इनका हुआ 1948 में हुआ था। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, इनको प्यार पूर्वक बापू बोला जाता था और ये हमारे देश के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन कम थे और स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु थे। ये अच्छी चीज़ों को सिखाया करते थे, लोगों के अंतर आत्मा से जुड़ने का प्रयत्न करते थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और उन्होंने हमारे अपने देश के आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ उन्होंने अपना सबसे जो महत्वपूर्ण हथियार था वो सत्य और अहिंसा का हथियार था, जिन्होंने अपने आज़ादी को पाने के लिए उन्होंने उसका प्रयोग किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक उनका पूरा का पूरा पॉलिटिक्स पर दबदबा रहा। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स को अफेक्ट किया, डोमिनेट किया, उस पर अपना आधिपत्य जमाए रखा। ही डाइड एट हैंड ऑफ अ फैनेटिक, एक कट्टर के हाथों उनकी मृत्यु हो गई ऑन 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने जो अपने से अपने बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और किसी इंसान के बारे में कोई और लिखता है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। And the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions. और उसके अलावा उन्होंने अनेकों प्रकार के आर्टिकल्स लिखे, यंग इंडिया के लिए लिखे, अलग अलग अवसरों पर उन्होंने लिखा, अपने बारे में बताया, लोगों के बारे में बताया। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश। और सब चीज़ों को जानने के बाद, इतने नॉलेज के बाद, इनको कहा जा सकता है कि वह केवल एक विचारक ही नहीं थे बल्कि इंग्लिश के एक जाने माने हस्ती थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर हमें पढ़ने के लिए मिला है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, उदाहरण है, जो कि उनके द्वारा किसी लिखे गए बहुत बड़े लेख में से इतना उठाया गया है। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी हमारे भारतीय सभ्यता के उस निचले स्तर की बात करते हैं, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो आज भी समय के साथ साथ अभी भी पूरी सफलतापूर्वक आज भी वह हमारा जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वह अवस्थित है। The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization that elevates the moral being. और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो केवल और केवल चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, मशीनरी को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो कभी भी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारे इंडियन सिविलाइजेशन हमेशा और हमेशा हमारे अंदर के मोरल बींग्स को, नैतिक व्यवहार को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये महात्मा गांधी के बारे में था, महात्मा गांधी के सोच के बारे में था, उनका एक छोटा इंट्रोडक्शन था और उनके द्वारा लिखे गए चैप्टर में शुरू करते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, मुझे ऐसा आशा है, मैं विश्वास करता हूँ कि जो हमारा सभ्यता है, जो आगे की ओर अग्रसर हो रहा है, वो किसी दुनिया में किसी के द्वारा
पीटा नहीं जा सकता है, यानी कि उसे हराया नहीं जा सकता है, उसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय योर एंसेस्टर्स। जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है वैसा बीज कोई नहीं बो सकता है। रोम चले गए। ग्रीस से और द सेम फेट, ग्रीस ने वैसा ही, ग्रीस का भी वही स्थिति रहा। द माइट ऑफ द फराओज वॉज ब्रोकन। द माइट ऑफ द फराओज वॉज ब्रोकन। बड़े बड़े राजाओं के स्थितियां काफ़ी ज़्यादा धूमिल हो गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज। जापान आज पूरी तरीक़ा से वेस्टर्नाइज हो गया है, विदेशियों के वेशभूषा में रंग गया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टील somehow or other sound at the foundation। लेकिन इंडिया आज भी वह अपने स्थितियों पर बरकरार है, खड़ा है, किसी तरह से है, लेकिन वह बिल्कुल अपने ही फाउंडेशन पर खड़ा है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। आज यूरोप के जो लोग हैं वह ग्रीस के लोगों के द्वारा लिखे गए चीज़ों से सीखते हैं, रोम के द्वारा लिखे गए चीज़ों से सीखते हैं, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। और वो भी आज उनकी वो साख, वो सुंदरता, उस रोम की वो सुंदरता, उस ग्रीस की उस सिविलाइजेशन की सुंदरता आज नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और इन सब से सीखते सीखते द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस। और आज यूरोपियंस को लगता है कि वे लोग ग्रीस के द्वारा, रोम के द्वारा हुए मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, हटा देंगे। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन। और इस प्रकार की स्थितियां हमारे विदेशों में हैं सिविलाइजेशन को लेकर के। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, और इन सभी चीज़ों के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। लेकिन इंडिया जो है पूरी तरीक़ा से इमूवेबल है, एक जगह पर अवस्थित है, हिलने वाला नहीं है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और शायद यही ही इसकी सुंदरता है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया। यह एक इंडिया का जिम्मेवारी है कि यहाँ के लोग, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, यहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं, स्टॉलिड हैं। अनसिविलाइज का मतलब असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, चीज़ों को नहीं मानने वाले हैं, और स्टॉलिड मतलब थोड़ा र्यूड हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंज। और यही कारण है कि भारत के लोगों को कोई भी दूसरे प्रकार के सिविलाइजेशन में ढाला नहीं जा सकता है। उनके अनसिविलाइज विचार के कारण ही, उनके इग्नोरेंट व्यवहार के कारण ही उन्हें दूसरे प्रकार के सभ्यताओं में नहीं डाला जा सकता है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये जो हमारी जिम्मेवारी है, ये जो हमारा चार्ज है, बिल्कुल हमारे मेरिट के खिलाफ है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ द एक्सपीरियंस। इसलिए हम लोग अपने आप को बदलने में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने समय के अनुसार हमने उन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है कि बदलने के बाद हमें किस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वी डेयर नॉट चेंज। हम कभी भी बदलने का हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मैनी थर्स्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे लोगों ने इंडिया पर अपने अपने विचारों का प्रभाव दिखाया। एंड सी रिमेन्स स्टडी। लेकिन फिर भी हमारा जो देश है वह अवस्थित रहा, स्थित रहा, हिला नहीं, डोला नहीं। दिस इज हर ब्यूटी। और यही ही इसकी सुंदरता है। इट इज सीट एंकर ऑफ आवर होप। और यही हमारे आशा का एक किरण है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन एक प्रकार की प्रणाली है विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो वहाँ के लोगों को बताती है कि उनके कर्म का दिशा, उनके कर्म का रास्ता क्या है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। हमारे काम करने का परफॉर्मेंस और हमारे अंदर के नैतिकता का ऑब्जर्वेंस एक प्रकार से बदलने वाला पद है। टू ऑब्जर्व मोर्टालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैसन। यदि हम अपने अंदर के नैतिकता को ऑब्जर्व करें, अपने अंदर के नैतिकता को समझें, तो हम अपने दिमाग पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर सकते हैं। हम अपने पूरी तरह से अपने पैसन पर
अपना मास्टरी हासिल कर सकते हैं। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और ये करते करते हम लोग खुद को समझ चुके हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। एक गुजराती एक प्रकार का सिविलाइजेशन है और वहाँ के हर एक लोग एक प्रकार की स्थितियों में रहते हैं। इसको ही हम लोग गुड कंडक्ट कहते हैं, अच्छी प्रणाली कहते हैं। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. और यदि यह डेफिनेशन सत्य है तो बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है कि इंडिया को किसी दूसरे देशों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस। हम हमेशा आशा करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वह कभी न रुकने वाले पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना ही यह पाता है उतना ही यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। लेकिन फिर भी यह असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन। जितना ही हम अपने चाहतों के जाल में अंदर जाते रहते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। उतना ही यह अनकंट्रोल होते जाता है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट ऑफ आवर इंटेलिजेंस। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिमिटेशन को एक प्रकार से सेट किया है कि हमें कहाँ तक सोचने की ज़रूरत है। दे सॉ दैट द हैप्पीनेस वाज लार्जरली अ मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि यदि हमें खुशी चाहिए तो हमें वो मेंटली मिल सकता है, क्योंकि इस दुनिया में यदि कोई चाहेगा कि उसे फिजिकली सुख मिल जाए, वो यदि किसी के पास एक पंखा है तो वह एक कूलर की चाह रखता है, जिसके पास कूलर है वह एक फ्रिज की चाह रखता है, जिसके पास फ्रिज है वो एसी की चाह रखता है। और ये चाहत हमेशा बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि यदि हम चाहते हैं कि हम चीज़ों से संतुष्ट हो सकें तो यह असंभव है। इसलिए हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करके हमें अपने आप को मेंटल हैप्पीनेस के रूप में देखना चाहिए कि हमें दिमागी तौर पर कितना हमें खुशी मिलती है। इस प्रकार के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। एक इंसान ज़रूरी नहीं है कि वह खुश हो सकता है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। और एक इंसान वह ज़रूरी नहीं है कि वह दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन अनहैप्पी। बहुत सारे अमीरों को भी दुखी देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी। और बहुत सारे गरीबों को भी खुशी देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। करोड़ों लोग हमेशा के लिए गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसीवेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स। और इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, इन सभी चीज़ों को देख करके हमारे पूर्वजों ने यह माना, और इसीलिए उन लोगों ने हम लोगों को लग्जरियस लाइफ से अलग रखा। We have managed with the same kind of love as existed thousands of years ago. आज भी हम लोग जो हजारों साल से जो सभ्यता हमारे देश में चलती आ रही है, आज भी हम लोग उसका पालन करते हैं। We have retained the same kind of cottage. आज भी उस पुराने समय की तरह आज भी हमारे पास उस प्रकार के कॉटेजेज हैं, छोटे छोटे घर हैं। That we had in former time in our intelligence education remains the same as before. जो पहली जो सभ्यता थी, पढ़ाने की प्रणाली थी, एजुकेशन सिस्टम था, देसी एजुकेशन सिस्टम था, आज भी है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हम लोगों के पास जीवन को ख़त्म करने वाली कंपटीशन नहीं है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेज। हमारे देश में हर एक लोग अपना अपना ऑक्यूपेशन करते हैं, पेशा करते हैं, अपना व्यापार करते हैं और अपना रेगुलर वेतन कमाते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनरी को इन्वेंट करना नहीं जानते हैं। बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने कहा था, हमारे फोरफादर्स ने कहा था, वो जानते थे कि यदि हम अपने दिल को, अपने दिमाग को किसी चीज़ के प्रति लगा देंगे तो हम पूरी तरीक़ा से नौकर बन जाएंगे, स्लेव्स बन जाएंगे, हम अपने कैरेक्टर्स को खो देंगे, मोरल फाइबर को खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ए डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड
डू विथ आवर हैंड्स एंड फीट। इसलिए उन लोगों ने ये डिसाइड किया, माना कि हम लोग वही चीज़ करेंगे जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट। उन्होंने देखा, उन्होंने समझा कि हमारा जो वास्तविक खुशियाँ हैं, वह हमारा वास्तविक जो हेल्थ है वह हमारे हैंड और फीट पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारे हाथ, हमारे पैर काम कर सकें। हमें चीज़ों के प्रति, हमें वस्तुओं के प्रति पूरी तरीक़ा से उस पर अवस्थित नहीं होना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें अपने पैरों पर, हम अपने हाथों पर गर्व करना चाहिए और हमारे पुराने सभ्यताओं, पुरानी जो संस्कृतियां हैं उसको अपना करके चलना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक, और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, आप बिल्कुल विशेष आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।